नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन इस कोर्स की पहली क्लास और पहले बिंदु पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको अध्ययन की रूपरेखा के बारे में बताया है। चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम हो, और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एक रूपरेखा, एक क्रम हमारा पढ़ने का रहेगा, उसके बारे में हमने बात की है। यहाँ मैं दो तीन बातें मैं पहले बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप पहले से तैयार रहें तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। जो हिंदी साहित्य से जो प्रश्न आते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो डेटा के प्रश्न होते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो धारणाओं के सवाल होते हैं। धारणाओं को लेकर, जैसे भक्ति साहित्य का उदय कैसे हुआ, रामचंद्र शुक्ल का मत अलग होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत अलग होता है, उनको लेकर हम बातचीत करते हैं। लेकिन साथ ही हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी पंक्तियां पूछ ली जाती है और लंबे लंबे कथन आते हैं, और ये कथन किसका है। स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता में ऐसे खूब प्रश्न आया करते हैं। साथ ही ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आप इन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए, कूट मिलान कीजिए अथवा सुमेलित कीजिए। तो कुल मिला के तथ्यों के प्रश्न भी खूब रहते हैं। ऐसे में अगर हम पीपीटी को साथ लेकर चलें तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाने का ये मेरा पहला अनुभव है। यूट्यूब पर मैंने 100-150 वीडियो बनाए हैं और वहाँ से कुछ सीखने का प्रयास भी किया है, लेकिन मैं पहली बार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, और ये विद्यार्थियों के लिए सर्वसुलभ रहेगा यह वीडियो, तो यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको क्या दूंगा ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हम चाहे भाषा पे बात करें, चाहे हिंदी साहित्य के ऊपर बात करें, चाहे काव्य शास्त्र पे बात करें, मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी परीक्षा में अगर 80% मेरिट रहती है तो अपनी पाठ्य सामग्री से 85 या 90% प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा प्रयास रहता है कि हालांकि कोई भी पेपर सेटर जो पेपर बनाता है वो कोई गाइड को लेकर पेपर नहीं बनाता, किसी नोट्स को लेकर पेपर नहीं बनाता, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी दूसरे शिक्षक हों, हमारा प्रयास ये रहता है कि उन मूल पुस्तकों से सामग्री इकट्ठी की जाए जिनसे पेपर सेटर पेपर बनाते हैं। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो पाठ्य सामग्री हम पढ़ेंगे उस पाठ्य सामग्री में से सिलेक्शन लायक प्रश्न आ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे साथ जुड़ने से आप सभी प्रश्न आ जाएंगे, और मेरे साथ जुड़ने मात्र से आप सफल हो जाएंगे, ऐसा मैं दावा बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लगातार 6 महीने मेरे साथ जुड़ते हैं और लगातार एक प्रोसेस को लेकर हम काम करते हैं, मैं 2 काम करूँगा, आपको समझाऊँगा और मैटर लिखवाऊँगा। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि आप समझने के बाद में लिखने का काम अवश्य करें, चाहे मैं आपको लिखवाऊँ बोलकर या पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ। अगर हम पीपीटी जारी करते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी बातें निष्कर्ष के रूप में बता दूं या केवल उसका व्याख्यान दे दूं तो वह परीक्षोपयोगी नहीं होगा। कुछ पंक्तियां मुझे परिभाषा की तरह लिखानी पड़ती है और हिंदी में ऐसी पंक्तियों की भरमार होती है। तो यहाँ हम हो सकता है पीपीटी के माध्यम से पढ़ें, तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ें तो भी आपको नोट्स पूरे दिखेंगे, तो उनको रोक के आप लिख सकते हैं। आप जब मैं लिखा रहा हूँ तो उसको स्लो करके आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी स्पीड कम करके आप लिख सकते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज मान लीजिए ये पहली कक्षा है, और पहली कक्षा में जो मैटर हमने पढ़ा है और जो हमने सीखा है, जब तक वो पूरा समझ में नहीं आता है, चाहे आपको वीडियो 1 बार देखना पड़े चाहे 2 बार देखना पड़े, जब तक आप इस मैटर को समझ नहीं लेते और जब तक इसको याद नहीं कर लेते, दूसरा वीडियो मत देखिए, दूसरी क्लास मत देखिए। उसका कारण ये है कि प्रत्येक क्लास आपस में जुड़ी रहती है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले भाषा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, फिर गद्य पद्य रचनाएं, ये एक वैज्ञानिक क्रम है। इस क्रम से, और मेरा यही असल में मेरी भूमिका इतनी है कि
कि मैं सही क्रम से सही तथ्यों को आपको बताते हुए सही तरीके से समझाऊं, बाकी सारा काम आपका है। तो इस पूरी की पूरी श्रृंखला के तहत हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे, हम जिन विषयों को कवर करने का प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि हम इस जो सफ़र पे निकले हैं इस पे निश्चित रूप से कामयाब होंगे और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। कोई एक क्लास या 2 क्लास से आप, मुझे लगता है, चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। असल में सही चीज़ें और ठीक चीज़ें आयुर्वेदिक की तरह होती है जो धीरे धीरे असर करती हैं। तो आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखें और आगे बढ़ें साथ साथ, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हासिल होगी। और भी चीज़ें मैं समय समय बताता रहूँगा। हालांकि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टेक्निकल उसमें होगा, आपको क्लास में कुछ दिया गया होगा टेक्निकल टीम के द्वारा, जहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। शायद चैट करने का ऐसा कुछ होगा वहां पे। तो कोई किसी क्लास में किसी भी बात में कोई सवाल रह जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, कोई मैं गलत बोल जाता हूँ, स्वाभाविक है, बोलते बोलते कोई बात हो सकता है, कोई शब्द गलत निकल जाए, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं और वहाँ अपना कोई सवाल रख सकते हैं। उस सवाल को हम अगली कक्षा में पहले हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी प्रोसेस रहेगी। इन चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे समय समय पर, जैसे जैसे मुझे याद आएगा वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है, असल में आने वाली कम से कम 7 या 8 क्लास का ये बेस है। ये अगर समझेंगे तो आने वाली 7 या 8 क्लास में आप काम कर पाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व की पहला जो हमारा पोर्शन है वो हिंदी भाषा, लिपि और बोलियां हैं। मैंने ये कहा है कि वीडियो आप क्रम से देखें, इसलिए अध्ययन की रूपरेखा जो वीडियो, उसको देखने के बाद इसमें बात करें। हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हिंदी भाषा की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी भाषा, उसकी बोलियां, उसकी लिपि, उसका संविधान में क्या स्थान है जिसको हम राजभाषा कहते हैं, और राष्ट्रभाषा एक हमारे टॉपिक लगता है, और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण एक पाठ्यक्रम में है। ये लगभग मुझे लगता है कि 15-16 घंटे की ये क्लास रहेगी। तो उस जो पूरा पोर्शन है हिंदी भाषा, राजभाषा, लिपि आदि का, उसमें से आधा पोर्शन इस मैटर से संबंध रखता है। तो आज की क्लास को थोड़ा सा आपको समझना आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा क्या है, उसका एक वैज्ञानिक पक्ष है, उस पर अपने बात नहीं करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस के परीक्षोपयोगी बात करेंगे। तो संसार में जितनी भाषाएं हैं उन समस्त भाषाओं को कुछ परिवारों में बांटा गया है। अगर आज अपने कोई सवाल पूछे हमसे, तो मुझे लगता है कि हम एक सवाल कर सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो हम कहेंगे हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई। फिर अपभ्रंश का विकसित किससे हुआ, अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, प्राकृत से। और प्राकृत जब भाषा बनी तो कौन सी भाषा से वह विकसित हुई थी, पाली से। और पाली से पहले कौन सी भाषा थी, संस्कृत। संस्कृत से पहले वैदिक संस्कृत। लेकिन वैदिक संस्कृत से आगे क्या वैदिक संस्कृत से आगे कोई भाषा है? हिंदी शोर से विकसित हुई या अपभ्रंश से विकसित हुई? अपभ्रंश प्राकृत से विकसित हुई। प्राकृत से पहले पाली थी, पाली से पहले लौकिक संस्कृत थी, लौकिक से पहले वैदिक संस्कृत थी। लेकिन वैदिक संस्कृत से आगे क्या है, इसका हमें ध्यान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है आगे कुछ था ही नहीं। जब हम भाषा की बात करें, ये टॉपिक जब पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। जब हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान देने की बात यह है कि हम लिखित भाषा के संदर्भ में बात करते हैं। जब हम भाषा का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लिखित भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्योंकि आज से 1000 साल पहले मौखिक भाषा किस तरह की थी हमें आइडिया नहीं है। हमें वैदिक संस्कृत के बारे में किससे मालूम पड़ा, ऋग्वेद से मालूम पड़ा, क्योंकि ऋग्वेद की भाषा वो वैदिक संस्कृत है और ऋग्वेद से पुरानी किताब हिंदुस्तान में कोई मिलती नहीं है। इसलिए हमारे पास लिखित भाषा का सबसे पुराना नमूना क्या है, ऋग्वेद है। तो वैदिक संस्कृत से आगे कोई भाषा में मालूम नहीं पड़ती, ध्यान नहीं। तो जिस भाषा के स्रोत का अनुमान लगाना मुश्किल हो, जिस भाषा के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो, उसको कहते हैं मूल भाषा। यह प्रश्न भी आ सकता है, मूल भाषा कौन सी है? वैदिक भाषा। जिस भाषा की उत्पत्ति के बारे में और आगे जानना मुश्किल हो, उसको कहेंगे मूल भाषा। ये हमने एक मूल भाषा का पता किया है, हमारे से संबंधित मूल भाषा।
कि भाई हिंदी से संबंधित मूल भाषा कौन सी है, हम हिंदी की कड़ी को पकड़ के चले ऊपर से ऊपर, हिंदी से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से लौकिक, लौकिक से वैदिक, ऊपर की कड़ी को हम पहुंचते गए। लेकिन यहां आकर हम रुक गए। तो ये मूल भाषा है। ऐसी मूल भाषाओं की बात करें तो संसार में अगर 50 हैं, 100 हैं, कितनी ही मूल भाषाएं हैं, उनको कुछ परिवारों में बांटा गया। किसी भी भाषा को परिवार में रखने का मतलब क्या होता है? आप सपोज करो, मैं ज़्यादा आपको आंकड़ों में नहीं उलझाऊंगा, जहां काम की बात होगी वहीं अपने डेटा लेंगे। आप कल्पना करो कि पूरे संसार में 100 मूल भाषाएं हैं, तो उनको कुछ परिवारों में बांटा गया। कुछ लोग अलग अलग परिवारों में बांटते हैं। भोलानाथ तिवारी है, वो 9 परिवारों में बांटते हैं, कुछ 13 परिवारों में बांटते हैं। संसार की समस्त मूल भाषाओं को भोलानाथ तिवारी ने 9 परिवारों में बांटा है। ठीक है, उन 9 परिवारों में से हमारा जो संबंध है, उन जो 9 भाषा परिवार है, उसमें जो हमारा संबंध है वो ज़्यादा परिवारों से नहीं है। असल में पूरे देश में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। पूरे विश्व में भाषाओं के कितने परिवार हैं? भोलानाथ तिवारी के अनुसार मान लेते हैं अपने 9 परिवार है। उसमें से भारत में कितने परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? 4 की बोली जाती है। पहली है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की अगर मान लो हिंदुस्तान में 100 लोग हैं तो 73 लोग भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं, यानी 73% लोग भारत के अंदर भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो भाषा परिवार है वो है द्रविड़। द्रविड़ परिवार असल में यहाँ 25% बोला जाता है। ये डेटा बहुत पुराना है और नए डेटा की अपने को आवश्यकता भी नहीं है, काफ़ी पुराना आंकड़ा है ये। उसके बाद में अगर हम बात करें भारोपीय के बात करें तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, उसकी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। यह बहुत अल्पसंख्यक है और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% लोग बोलते हैं। उसके बाद में चीनी तिब्बती भाषाएं भी बोली जाती है सीमावर्ती क्षेत्रों में, और चीनी तिब्बती यहाँ बोलने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, 0.7% लोग यहाँ पे चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोलते हैं। मैंने एक बात बताई, जिस भाषा का मूल जानना कठिन है, जिस भाषा का उद्गम जानना कठिन है, जहाँ हम रुक जाते हैं कि यहाँ इस भाषा का हमें मालूम नहीं है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, जिस भाषा की उत्पत्ति जानना कठिन है वो मूल भाषा कहती है। संसार की समस्त मूल भाषाओं को भोलानाथ तिवारी 9 परिवारों में बांटते हैं, जिसमें 4 परिवारों का हिंदुस्तान से संबंध है, बाकी का हमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमने 4 ही लिखे। अब हम आगे से आगे छांटते जाएंगे, चीज़ों को हटाते जाएंगे। इन 4 भाषा परिवारों में से हमारा हिंदी का जो संबंध है वो केवल एक से है, भारोपीय से, क्योंकि द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिणी भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ दक्षिणी भारत के संबंध में ही इस्तेमाल होने वाला शब्द है अधिकांशतः। तो मूल हमारा संबंध किससे है? भारोपीय परिवार से। असल में भारोपीय परिवार सबसे पुराना परिवार माना जाता है। मैं ये भी बता दूं आपको, कुछ बातें मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप एक रजिस्टर हमेशा साथ में रखें, और जो डायग्राम बन रहा है उसको आप भी बनाते चले और साइड में चीज़ों को लिखते भी चले। मैं व्यवस्थित नोट्स भी बनवाऊंगा, लेकिन आप एक्सरसाइज करते रहें। अगर खाली लेट के देखेंगे, कोई बिस्तर में पड़ा देख रहा है, तो ये ठीक स्थिति नहीं। आप मोबाइल को सामने रखें, जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं उस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करें। मैं भी उसी प्रकार से कोशिश करता हूँ। मैं कल्पना करूँगा कि मेरे पास 2-4 लोग बैठे हैं। भारोपीय परिवार सबसे पुराना भाषा परिवार है, और ये असल में इसको पहले आर्य परिवार कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है संसार में पहले 2 ही जातियां थी, आर्य और अनार्य। तो संसार में सबसे पहले भाषा का विकास, समृद्धि, बौद्धिक समृद्धि वो आर्यों के पास थी, ऐसा माना जाता है। तो इसको भारोपीय को पहले आर्य भाषा परिवार कहा जाता था। मैंने हरदेव बाहरी की एक पुस्तक पढ़ी है, उसमें वो लिखती हैं कि यहूदियों को आर्य से शब्द से बड़ी चिढ़ थी, तो यहूदियों ने इसको फिर बाद में इंडो जर्मन परिवार कहा। और अभी एक हिती नाम की भाषा की खोज हुई है। हिती नाम की भाषा की खोज हुई है। एशिया माइनर का नाम आपने सुना होगा कभी भूगोल में। एशिया माइनर के आसपास एक नई भाषा की खोज हुई जिसका हिती नाम है, तो फिर अब उसको भारत हिती परिवार कहा जाने लगा है। तो भारोपीय परिवार का हमसे संबंध है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें जाननी चाहिए। 9 भाषा परिवारों में से भारोपीय परिवार हिंदी से संबंधित है।
भारोपीय परिवार को शुरुआत में आर्य परिवार कहा जाता था। इसका मतलब इसके नीचे जितनी लिखी जाएगी, एक डायग्राम बनेगा, भारोपीय को दो भागों में बांटेंगे, फिर आगे से आगे भाग होते जाएंगे, इसके नीचे जो भी नाम लिखे जाएंगे ना, वो सब आर्य भाषाएं कहलाएगी। ये ध्यान देने की बात है। एक बात हमेशा, कई बार एक बार कही हुई बात को आगे ठेठ तक याद रखना है, ये गौर करने की बात है। नहीं तो अगर मान लो मैंने लिखाया नहीं तो आपने लिखाया नहीं, वहाँ जहाँ बतानी चाहिए थी वहाँ बताई नहीं, मैं यही बता रहा हूँ। इसके नीचे जितने नाम लिखे जाएंगे वो सारे आर्य भाषाएं, क्योंकि भारोपीय परिवार को पहले आर्य भाषा, आर्य परिवार ही कहा जाता था। भारोपीय उसका नाम बाद में पड़ा, वो भी मैं बता दूंगा। आर्य के बाद में इसका नाम पड़ा इंडो जर्मन परिवार, जो इसको यहूदियों ने कहा। अभी उसको हिती, भारत हिती परिवार भी कहा जाता है। भारोपीय कहने का मतलब यह है कि भारत से संबंधित भाषाएं और यूरोप से संबंधित भाषाएं। भारोपीय में दो नाम आपको दिखाई देते हैं, भारत और यूरोप। और भारत के साथ अपने को ईरान को भी रखना है, ईरान साथ साथ चलेगा। तो असल में ये जो नाम है, इसका नाम भारोपीय इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भारत की भाषाएं और यूरोप की भाषाएं एक साथ चलती है। तो दो वर्ग हो गए यहाँ पे। थोड़ी सी शुरुआत में मुझे दिक्कत रहेगी इस पेन को लेकर। दो वर्ग बनते हैं, भारोपीय को अपने दो भागों में बांटेंगे। जो भारत और ईरान की भाषाएं हैं उनका नाम है शतम वर्ग। शतम असल में शत, संस्कृत में 100 को, सैकड़ों को शत कहते हैं, ठीक है। भारत और ईरान की 100 भाषाओं को मिला के शतम परिवार बना है, और यूरोप की 100 भाषाओं को मिला के कैंतुम परिवार बना है। आप अपने डायग्राम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, भारत और ईरान की 100 भाषाएं शतम कहलाती है, क्योंकि भारत में संस्कृत में सैकड़े को शत कहा जाता था। अच्छा, जो अवेस्ता ग्रंथ है पारसियों का ईरान में, उसमें भी 100 को शतम कहा जाता है। तो शतम का मतलब 100 भाषाएं, और कैंतुम का मतलब है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब भी 100 भाषाएं। तो आप कल्पना करके चलो कि भारोपीय परिवार में 200 भाषाएं थी, लगभग 200 भाषाओं के दो वर्ग बनाए गए। 100 भाषाएं भारत और ईरान के आसपास की, उनको शतम वर्ग में रखा गया, और कैंतुम जो यूरोप की भाषाएं हैं उसको कैंतुम वर्ग में रखा गया। अब क्या कैंतुम का हिंदी से कोई संबंध है? नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ेंगे, कैंतुम को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। शतम का हम बात करेंगे। शतम का जो भाषा परिवार है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया था भारत और ईरानी भाषाएं एक साथ चलती हैं, तो भारत ईरानी। दूसरा इसमें परिवार है बाल्टोस्लाविक, बाल्टोस्लाविक। तीसरा जो परिवार है वो अल्बानी, और चौथा जो परिवार है वह है आर्मेनी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, संसार की समस्त भाषाओं को 9 भाषा परिवारों में बांटा गया, जिसमें से भारत में 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हिंदी का संबंध भारोपीय से है। भारोपीय में भारत और यूरोप की भाषाएं हैं। भारत की और ईरान की भाषाओं को एक वर्ग में रखते हैं जिसका नाम है शतम, उसमें लगभग 100 भाषाओं का समूह है। यूरोप की भाषाओं का हम कैंतुम वर्ग में रखते हैं, क्योंकि कैंतुम का हिंदी से संबंध नहीं है, इसलिए हम शतम का ही आगे वर्गीकरण कर रहे हैं। और शतम में 4 वर्ग बनते हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अल्बानी और आर्मेनी। अच्छा, हमारा संबंध, हिंदी का संबंध केवल भारत ईरानी से है, इसलिए हम अब जो बात करेंगे वो केवल भारत ईरानी के लिए बात करेंगे। भारत ईरानी यानी भारत और ईरान की भाषाएं एक साथ चलती है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पहले भारत में था ही, इसलिए ये सारा का सारा एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग की भाषाएं मानी जाती। एक परिवार में भाषाओं को क्यों रखते? एक परिवार में लोगों को ही क्यों रखते? उनका संबंध है इसलिए रखते। 10 लोगों को ठूंस के कोई परिवार में नहीं रखा जाता कि तुम 10 लोग एक परिवार में रहोगे, तुम लोग आपस में काका बाबा, ऐसा नहीं है। आपस में परिवार जो बनते हैं वो रक्त संबंध के कारण बनते हैं। तो भाषा की एक खास बात होती है जिसको बोलते हैं तात्विक समानता। तात्विक समानता का मतलब है भाषा के तत्व। भाषा के तत्व क्या होते हैं? शब्द होते हैं, संज्ञाएं होती है, क्रियाएं होती है, धातु रूप होती है। अगर ये एक समान मिलती हैं किन्हीं 4 भाषाओं को, तो उनको उठा के एक परिवार में रखा जाता है कि भैया एक जगह जामेड़ी है, अन्य एक जगह रखो, इसीलिए उनका परिवार बनता है। तो भारत ईरानी जो परिवार है, आप अपनी नोट्स के अंदर
उस जो मैंने डायग्राम बनाया उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे तो बार बार इसमें मुझे लगता है बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सॉरी। भारत ईरानी परिवार है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ईरानी भाषाएं, इसमें फारसी आती है। दर्द, दर्द असल में भारत में भी कुछ भाषाएं दर्द परिवार में शामिल है, जैसे कश्मीर, पामीर आदि का पहाड़ी प्रदेश की। असल में दर्द का मतलब है पर्वत। तो हिंदी पट्टी है, उससे ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, कश्मीर से ऊपर का क्षेत्र है, वो दर्द का क्षेत्र है। अगर इधर हम जाएंगे ईरान, अफगानिस्तान, इसकी भाषा वो ईरानी में आती है। और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र जो पड़ता है उत्तर भारत से ऊपर की ओर, वो दर्द में आता है। और तीसरा जो वर्ग है वो है भारतीय आर्य भाषाएं। अभी तक हम हिंदी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम केवल भारतीय आर्य भाषाएं तक पहुंचे। याद करना है आपको, फिर से दोहराना है। मैंने कहा था जब तक आप इसको याद नहीं कर लें, पहले क्लास को पूरा याद नहीं कर लें, समझ नहीं लें, तब तक आप अगली क्लास को मत देखना, क्योंकि ये सब बातों का जिक्र बार बार होता है। पहले की बातें आगे जाके आपस में कनेक्ट करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। भारतीय, मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि कितनी लंबी क्लासें बनेगी, क्या होगा, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, ये भी मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि आप 1-2 क्लास लेकर मेरे साथ जुड़ने का या नहीं जुड़ने का फैसला कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि लगभग हम 6 महीने में या 7 महीने में अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे, और मैं आपको एक ऐसा डेटा, एक ऐसा संग्रह दे पाऊंगा जो आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य में जितना मैं कोर्स करवा रहा हूँ उतने में लगभग 80 या 90% वो प्रश्न है वो कवर कर सके। ऐसा हम काम करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम भारतीय आर्य भाषाएं तक पहुँचे हैं, भारोपीय, सतम और कैंतुम। सतम भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी। फिर भारत ईरानी में ईरानी भाषाएं, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं का समय है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से या 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। हम कह सकते हैं आज से लगभग 4000 वर्ष या 3500 वर्ष पहले हमें वेदों का ज्ञान होता है, वेदों की प्राप्ति होती है। तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुरानी भाषा का जो नमूना है लिखित का, वो वेद है। और वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत है। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 2000 ईसा पूर्व के आसपास हमें एक भाषा मिलती है जो वैदिक संस्कृत है। तो भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1500 या 2000, ये दोनों आंकड़े आपको मिलते हैं। और इसमें कोई विशेष बात भी नहीं। अगर कोई किताब में 1500 ईसा पूर्व मिल जाए वैदिक का समय, या 2000 मिल जाए, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक अनुमान का विषय है और इसमें लगभग से काम चलाया जाता है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं काल के हिसाब से। अब ये जो विभाजन है वो काल क्रमानुसार है, समय के हिसाब से। पुरानी को पुरानी कहेंगे, नई को नई कहेंगे, यही इसका विभाजन का आधार है। तो 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, हा का मतलब भारतीय और आ का मतलब आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इन 3 भागों में हम काल के हिसाब से इसको रखते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं 3 भागों में बांटी जाती हैं काल के हिसाब से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन में 2 भाषाएं आती हैं, समय आदि हम लिखेंगे बाद में। वैदिक भाषा, वैदिक भाषा असल में इसका नाम संस्कृत बाद में पड़ा, इसका मूल नाम वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा जिसमें वेद लिखे गए और वेदों के साथ साथ इसमें उत्तर वैदिक साहित्य भी लिखा गया। सबसे पहले हमें 4 वेद मिलते हैं। वेदों के बाद में असल में वेदों की व्याख्या के लिए बहुत सा साहित्य लिखा गया। वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य आपस में संबंधित हैं। वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों का विस्तार करने के लिए असल में वेद है वो एक आस्था से, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में तर्क वितर्क, ज्ञान, विश्लेषण, व्याख्या आदि को आधार लेकर बहुत सारा साहित्य रचा गया, जिसमें संहिताएं हैं, जिसमें आरण्यक ग्रंथ हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें उपनिषद हैं, जिसमें स्मृतियां हैं, जिसमें 6 वेदांगों की रचना हुई, वो केवल और केवल वैदिक भाषा को बचाने के लिए हुई।
तो उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक साहित्य। तो तमाम वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य वो वैदिक भाषा में मिलता है। और वैदिक भाषा के कुछ समय बाद, क्योंकि वैदिक भाषा ऐसा माना जाता है कि उस समय जन भाषा भी रही होगी, तो बातें बहुत नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ी थोड़ी बातें शुरुआत में कम समझ में आने वाली होती है कुछ, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ों की बात करता रहूँगा। दो भाषाएं बराबर चलती है हमेशा। भाषा के लिए बात करें, एक होती है साहित्यिक भाषा जिसका पढ़े लिखे लोग और साहित्यकार लोग उपयोग करते हैं, दूसरी होती है जन भाषा। जन भाषा वो होती है जो जनता बोलती है। आज अगर हम हिंदी की बात करें, अच्छा पूरे आज अगर कोई पूछे, किताबों में लिखा है कि देश में 40 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषी में कौन कौन से आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऐसे करके 9-10 जिले हिंदी भाषी प्रदेशों में आते हैं। तो वैसे 9-10 स्टेट हिंदी भाषी प्रदेश माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान को हिंदी भाषी प्रदेश माना जाता है, लेकिन मेरी दादी ने, मेरी नानी ने कभी हिंदी नहीं बोली। तो मुझे ये भी लगता है कि जन भाषा एक अलग वस्तु है, एक अलग मैटर है, और साहित्यिक भाषा अलग है। तो प्रत्येक काल में दो भाषाएं समानांतर रूप से चलती रही होंगी, एक जन भाषा जिसको कि आमतौर पर लोग बोलते हैं, एक साहित्यिक भाषा जिसका प्रयोग पढ़े लिखे लोग वैदिक काल में ऋषि मुनि किया करते थे। तो वैदिक काल की जन भाषा क्या रही, हमें आइडिया नहीं है इसका। तो ऐसा लोग अनुमान करते हैं कि वैदिक काल में वैदिक भाषा ही जन भाषा रही होगी, वही भाषा लोग बोलते होंगे और उसी भाषा का प्रयोग लिखने के लिए करते होंगे, क्योंकि वैदिक भाषा, जिसको कि वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है, व्यवस्थित नहीं है, उसका व्याकरण स्थिर नहीं है। असल में उसमें शब्दों में एक प्रकार से अव्यवस्था है, व्याकरण में शिथिलता है। फिर बाद में एक समय आया जब लोग एक आसान भाषा को बोलने लगे। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा का जो विकास हुआ वो भारत के पश्चिम में हुआ। सिंधु प्रदेश को आप समझते होंगे, ये भारत का मानचित्र है, मैं ऐसा बनाता रहूँगा, आप इसको थोड़ा सा देखते रहें, मैं हमेशा ऐसा ही बनाऊंगा। तो भारतीय आर्यों का निवास पहले कहाँ था, सिंधु नदी के आसपास ये इलाका था। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक भाषा का विकास भारत के पश्चिम में हुआ। तो हरदेव बाहर ये मानते हैं कि भारत में दो तरह के लोग थे, आर्य और अनार्य। आर्य वो थे जो एक प्रकार से वैदिक संस्कृति और उसका पालन पोषण करने वाले लोग थे, और ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वेद जो लिखा गया, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऋग्वेद है वो पंजाब के साहित्यकारों की रचनाओं का संग्रह। आज जो पंजाब, और पंजाब पहले बहुत बड़ा था, पाकिस्तान में भी था, पंजाब के साहित्यकारों की रचनाओं का संग्रह वो ऋग्वेद है। तो असल में वैदिक भाषा का विकास यहाँ भारत के पश्चिम में हुआ। फिर हरदेव बाहर ये मानते हैं कि शुरुआत में इन लोगों ने अनार्यों से संबंध ही नहीं रखा। आर्यों का अनार्यों का शुरुआत में संबंध नहीं था, लेकिन कोई दो जातियां आपस में इतने ज़्यादा समय तक अलगाव में नहीं रह सकती, उनकी आपस में संस्कृतियों का मेल होता ही है, और भाषा का मेल तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। अगर एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के साथ संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले पहनावा और वो सब बाद में आता है, सबसे पहले भाषा, क्योंकि वो दैनिक व्यवहार का काम है। इसीलिए आर्य जब दूसरी जातियों के संपर्क में आए, पश्चिम के लोग जब पूर्व के लोगों में संपर्क में आए, तो एक नई भाषा का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत, और जिसको आम भाषा में सीधा संस्कृत भी कहते हैं। असल में संस्कृत का मतलब क्या है, सुधरा हुआ। संस्कृत का मतलब क्या है, सुधरा हुआ। तो कौन था बिगड़ा हुआ, वैदिक संस्कृत। किस किस हिसाब से मैं कह रहा हूं बिगड़ा हुआ, व्याकरण के हिसाब से। व्याकरण के हिसाब से वैदिक भाषा एक शिथिल व्याकरण वाली, एक अव्यवस्थित व्याकरण वाली, लेकिन पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम से एक व्याकरण लिखा, और संस्कृत को एक ऐसा रूप दिया जिसमें शब्द रूप, विभक्ति आदि व्यवस्थित व्याकरण बनाया, और अष्टाध्यायी किताब लिखी। 2500 साल से उसके मुकाबले की पुस्तक लिखी नहीं गई। पाणिनि ने जो लिखा, तो पाणिनि के बाद में और एक व्यवस्थित व्याकरण के बाद में जो दूसरी भाषा पनपी उसका नाम था संस्कृत। असल में दोनों को ही संस्कृत कहा जाता है, मैं आपको ये चीज़ें लिखवाऊंगा अभी। दोनों ही भाषाओं को संस्कृत कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं दो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, लगभग इनका समय है वो 1500 ईस्वी तक है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक भाषा भी संस्कृत कही जाती है, और बाद में जो संस्कृत आई उसको भी संस्कृत कहा जाता है। तो नाम में अंतर करने के लिए पहली वाली को वैदिक संस्कृत और दूसरी वाली को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। पहली में वेद है, पहचान के लिए बता देता हूँ, वेद है उत्तर वैदिक साहित्य जिसकी हमने अभी चर्चा की वो है, और लौकिक संस्कृत में रामायण है, महाभारत है, कालिदास, भारवी, माघ, हर्ष आदि का नाम आपने सुना होगा।
असल में 500 ईसा पूर्व तक इनका समय रहता है, दोनों भाषाओं का, वैदिक का और लौकिक का, 500 ईसा पूर्व तक। एक समय ऐसा आया जब संस्कृत साहित्य पूरे देश में केवल और केवल द्रविड़ भाषाओं की बात नहीं कर रहे हम, केवल उत्तर भारत की बात कर रही है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जब शुरुआत हमने की थी मैंने कहा था 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है देश भर में, लेकिन उन 4 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार भारोपिया का संबंध हिंदी से है। द्राविड़ को हमने वहीं छोड़ दिया, इसलिए हम दक्षिणी भारतीय भाषाओं की बात ही नहीं करेंगे, केवल हम उत्तर भारत की भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक समय ऐसा आया जब उत्तर भारत में संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो कर्मकांड से संबंधित हो, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो यज्ञ आदि के विधान से संबंधित हो, चाहे वो ज्योति से संबंधित हो, सब संस्कृत में लिखा जाने लगा। और ऐसा भी हुआ कि अच्छा, जन भाषा, जब मैंने आपको बताया कि पाणिनि ने इसका व्याकरण स्थिर कर दिया, तो जब कोई भाषा व्याकरण में बंधकर स्थिर हो जाती है, जब कोई भाषा एक समान शब्दों को लेकर, एक व्यवस्थित शब्दावली को लेकर आगे बढ़ने लगती है, जब कोई भाषा साहित्यकारों के हाथ में पड़ के एक स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, तो पब्लिक उस भाषा को छोड़ देती है। जन भाषा फिर दूसरी भाषा बोलने लगती है, क्योंकि जनता का मुख, एक प्रकार से वो मुख सुख के लिए या एक ऐसी आसान भाषा का वो इस्तेमाल करती है। आज मैं इतना कहूँ, लेकिन लोग इतना को इतना और जितना को जितना कर ही देते हैं। चाहे आप हिंदी के लिए कितनी सेमिनारें कर लें, कितनी गोष्ठियाँ कर लें, लेकिन कोई भी भाषा को बदलने का काम पब्लिक करती है। साहित्यकार तो उसके पीछे पीछे घूमता है, जनता भाषा को बदल देती है, पब्लिक भाषा में परिवर्तन कर देती है, और साहित्यकार कहता है नहीं यह भाषा अशुद्ध है, और 100 साल बाद में उसको उसी भाषा में लिखना पड़ता है जिसमें जनता लिख रही है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि साहित्य असल में लोक का अनुगामी है, पीछे पीछे चलता है। तो संस्कृत का समय ऐसा आया, संस्कृत की व्याकरण शुद्ध हो गई, संस्कृत भाषा स्थिर हो गई, बड़े बड़े साहित्यकार इसका प्रयोग करने लगे, इन पब्लिक कोई दूसरी भाषा बोलने लगी थी, आसान भाषा, इसमें इतना व्याकरण नहीं था। कोई भी जनता या कोई भी किसी भी समय की जनता इतनी व्याकरण सम्मत भाषा नहीं बोलती, वो अपने हिसाब से कोई वाक्य संरचना आदि अपने हिसाब से बोलती है। बोलने की अंग्रेजी अलग है, लिखने की अलग होती है, बोलने की हिंदी अलग होती है, लिखने की अलग होती है। हर समय ये 2 भाषाएं बराबर बराबर चलती रहती। तो संस्कृत जब स्थिर हो गई, व्याकरण में बंध गई, एक प्रकार से रूढ़ हो गई, तो पब्लिक दूसरी भाषा बोलने लगी। ये वो समय था जब एक ऐसा दौर भी आया कि वैदिक धर्म बहुत कट्टर हो गया था, पूरे देश में ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद, कर्मकांडवाद हावी होने लगा था। तो उसके थोड़े थोड़े विरोध हुए। इस विरोध स्वरूप आप अगर गौर करें तो भारत में 2 धर्मों का उदय हुआ, बुद्ध और जैन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म 2 धर्मों का उदय हुआ। और बौद्ध धर्म जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो पाली भाषा का इस्तेमाल किया। असल में बौद्ध ने जन के निकट की बात कही। वैदिक जो धर्म था या वैदिक जो लोग थे वो एक प्रकार से कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे थे, और एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि एक ब्राह्मण जो एक विशेष वर्ग का आधिपत्य पूरे साहित्य पर तो कम से कम हो ही रहा था। समाज की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उस समय जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बिल्कुल जन के निकट, पीड़ित शोषित जो भी लोग थे, जो वैदिक धर्म की कट्टरता से दुखी लोग थे, उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। और उन्होंने जो बात कही, उपदेश कही, वो संस्कृत में नहीं कही। उनका यह मानना था कि जब लोग बोलते हैं दूसरी भाषा है तो आप साहित्य रचना दूसरी भाषा में क्यों कर रहे हो। इसलिए 500 ईसा पूर्व के आसपास एक भाषा का उदय होता है जिसका नाम है पाली। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक है। सन हम लिख लेंगे बाद में। इसको प्रथम देश भाषा कहा जाता है, इसको प्रथम जन भाषा कहा जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृत साहित्य की भाषा है, लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा है। पहला समय है, ये पहली बार हुआ है जब किसी साहित्यकारों ने, जब किसी लिखने वालों ने जन भाषा का प्रयोग किया। इसीलिए पाली को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है प्रकृत। प्रकृत शब्द असल में, प्रकृत का मतलब होता है स्वाभाविक। प्रकृत का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वभाव से उत्पन्न, सहज भाव से उत्पन्न। अगर जो भाषाएं जन के माध्यम से सहज भाव से उत्पन्न होती है, जो भाषाएं आम जन में सहज भाव से बाहर निकल के आती है, ऐसी भाषाओं को प्राकृत भाषा कहा जाता है। ऐसी भाषाओं क्या कहा जाता है?
प्राकृत भाषाएं कहा जाता है। तो कई बार ये बात हम थोड़ा सा, क्योंकि प्राकृत शब्द है वो दो जगह आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक भाषा का नाम ही प्राकृत है, और एक भाषा ऐसी है जिसको बार बार प्राकृत कहा जाता है, जिसको जो मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी स्थिति है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाली, और पाली के बाद में विकसित हुई प्राकृत, और प्राकृत के बाद में विकसित हुई अपभ्रंश। ये तीनों ही जन की भाषा मानी जाती है, आम जन से विकसित हुई भाषाएं मानी जाती है। ये तीनों जन की, पब्लिक की भाषा है, और इनमें साहित्य रचना हुई, इसलिए हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। इसलिए तीनों भाषाओं को प्राकृत कहा जाता है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। वो जब अपने इतिहास की शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि प्राकृताभास हिंदी का अपभ्रंश, या प्राकृताभास हिंदी का सबसे पुराना पत्ता हमें वाम मार्गी बौद्धों की शाखा में मिलता है, 700 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है, 7वीं शताब्दी में मध्य मिलता है। तो वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी ये शैली है कि मैं थोड़ा सा वाइड चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हम सब कुछ लेकर चल सके, तो ज़्यादा भार उठाने की मेरी रहती है कोशिश। प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने। अब आपको मैं बताऊं कि मध्यकालीन अवस्था में 3 भाषाएं हैं। पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली स्थिति है, प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी स्थिति है, और अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी स्थिति है। और हिंदी का विकास कब हुआ? अपभ्रंश के बाद में हुआ। अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी है, और हिंदी का विकास कब से माना जाता है? 1000 से माना जाता है। ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं, जब वो कहते हैं कि प्राकृताभास हिंदी, इसका मतलब है प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी। इसका मतलब है तीसरी प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी। इसका मतलब है अपभ्रंश का आभास देने वाली हिंदी। तो प्राकृत भाषा का मतलब होता है जन में सहज रूप से उत्पन्न हुई भाषा। अगर हम ये कहें कि जन में सहज रूप से उत्पन्न हुई भाषा प्राकृत कहलाती है, तो हमारे पास 3 प्राकृत हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। अगर ये बात हमें समझ में आती है तो हमें यह भी समझ में आएगी। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, ऐसी हिंदी जिसमें अपभ्रंश के शब्द मिले हुए थे। ठीक है। जब वो कहते हैं प्राकृताभास हिंदी, तो प्राकृत का आभास यानी तीसरी प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, ये शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो 3 हैं। असल में हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा का किसी से विकास नहीं होता। असल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों अवस्थाएं हैं। मैं तो ये भी नहीं मानता कि लौकिक संस्कृत से पाली का विकास हुआ। लौकिक तो चल रही है अभी तक, अभी भी चल रही है, लौकिक खत्म थोड़ी हो गई। हमने कहा कि 500 ईसा पूर्व से, ये मैंने अभी बात कही आपको। देखो जितना समझोगे उतना पाओगे, ये गौर करने की बात है। अभी हमने कहा कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक पाली का विकास हुआ। तो क्या 500 ईसा पूर्व के बाद में संस्कृत नहीं है? संस्कृत तो अभी भी है, लेकिन ये तो समानांतर रूप से जन भाषा के रूप में आ रही थी, और वो तो बौद्धों ने इसमें साहित्य रचना शुरू कर दी, इसलिए हमारे ये ध्यान में आ गई, इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भाषा किसी से निकलती नहीं है। कोई भाषा कैसे बनती है, इसका मुझे लगता है कि बहुत सीधा उदाहरण। देखो आपको ये चीज पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे यहाँ एक भाषा है लौकिक संस्कृत, यहाँ एक भाषा है लौकिक संस्कृत। जब यहाँ एक भाषा बनती है जिसका नाम है पाली, तो भाषा, पहली बात तो यह कि कोई भाषा एक दिन में बनती नहीं है, एक दिन में मिटती नहीं है। ये नहीं है रात को सोए तो संस्कृत थी, सुबह उठा तो पाली हो गई, ऐसा नहीं है। भाषा को बनते बनते 100-200 साल लगते हैं, और भाषा को मिटते मिटते भी 100-200 साल लग जाती है। कोई भाषा यूँ एक दिन में बनती नहीं। ये जो वर्गीकरण है 500 ईसा पूर्व, ये सब लगभग अनुमान के हिसाब से मोटा मोटा एक ढांचा फिट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ जब पाली भाषा बनती है तो उसमें कई चीज़ें काम करती है। ये आप मान के चलिए कि ये बहाव है ना, ये पानी का बहाव है। तो पानी जब यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है तो कुछ पानी यहाँ से आ जाता है,
यानी कुछ शब्द पीछे से आते हैं और कुछ शब्द यहाँ की लोकल पब्लिक है वो तैयार करती है। कुछ शब्दावली या कुछ ऐसी क्रियाएं यहाँ की लोकल क्षेत्रीय भाषाएं वो तैयार करती है। कुछ शब्दावली, कुछ क्रियाएं इनके लोग में कुछ विदेशी लोग संपर्क में आएंगे वो तैयार करेंगे। किसी भी भाषा के बनने के पीछे एक कारण ये नहीं है कि इससे यह भाषा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई भाषा किसी से उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, वह शब्द कुछ पीछे से लेती है, कुछ उस अपने समय से लेती है, कुछ लोकल घटनाओं से लेती है, कुछ लोकल आविष्कारों से लेती है, आने वाले विदेशियों के संपर्क से लेती है, सभ्यता के विकास से लेती है। जब कंप्यूटर आया तभी तो कंप्यूटर शब्द आया, जब इंस्टाग्राम आया तभी तो इंस्टाग्राम शब्द आया। अब हिंदी में रील, इंस्टाग्राम ये शब्द आते हैं तो ये आएंगे क्योंकि ये आई तब आई। तो भाषा का जो विकास, अच्छा भाषा में ये भी नहीं है कि एक दिन भाषा बना के छोड़ दी, भाषा का तो रोज विकास होता है, अंत नहीं है इसका। इसकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा सा परीक्षोपयोगी बात करनी चाहिए। मेरी एक खासियत यह भी है कि मैं भटक जाता हूँ। तो भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें 2 स्थितियां हैं, वैदिक और लौकिक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसकी 3 स्थितियां हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तीनों ही देश भाषाएं हैं, तीनों ही जन भाषाएं हैं, तीनों को ही प्राकृत कहा जाता है। तो इस अर्थ में ये बात हो सकती है कि प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश। अब अगर सीधा सवाल पूछा जाए तो हिंदी का स्थान कहाँ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा से विकसित हुई अगर पूछा जाए, मुझे लगता है इस डायग्राम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, हम हिंदी तक पहुँचेंगे ये दूसरी बात है, लेकिन गौर करने की बात यह कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते समय ये सोचते रहें कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। पिछले पेपर को देखें, मैं भी ये बताता रहूँगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। अगर आप बिल्कुल पढ़ने के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तत्परता। तत्परता बहुत आवश्यक है। जब आप पढ़ें तो तत्परता के साथ पढ़ें। आप कल्पना करिए कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, है ना, जैसे आपके घर में कोई आता है या आप कहीं पे जा रहे हैं तो कोई काम आप करते हैं, भाई आपके पिताजी ने आपको कहा कि भाई ले तू ये वो पानी को लोटो भर के ले आ जा, है ना। तो कोई मरड़ी मीट या हड़ोड़ चालेगो और यहाँ बस ले आएगा, वो ठीक है, लेकिन उसको कोई उत्साह नहीं है। और जा थोड़ा पानी लिया, तो वो फ्रिज में पानी की बोतल ले आओ, काट के यहाँ पानी पिया दे यहाँ ढिलो ढिलो। और एक कोई टाबर ने कह दो जा पानी लिया, तो भाज के जागो, ट्रे में गिलास जचाओगो, बढ़िया तरीके में पानी लियाओगो, लियो जी पानी लियो, बटा हुआ ने पानी पियाओगो, सड़ा और लियाऊँ के पूछगो, पानी पियाना वो तरीको है। तत्परता, किसी भी काम को करने के लिए उद्यत रहना, तैयार रहना, तत्पर रहना, ये बहुत जरूरी है। तो पढ़ने का भी एक तरीका है। यूँ पढ़े पढ़े पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़े वीडियो देख रहे हैं, मैंने इनके वीडियो 25 बार देख लिए, आप चाहे 50 बार देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते समय कितने एक्टिव हैं ग्रहण करने के लिए, आप पढ़ते समय कितने तत्पर हैं लेने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अध्यापक, मैं तो मेरी बात नहीं करूँगा, कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं पढ़ाता जहाँ से प्रश्न नहीं आते। कोई भी अध्यापक, कोई किताब ऐसी नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं आते। किसी भी गाइड से 70% से ऊपर मैटर आ ही जाता है, फिर भी विद्यार्थियों के प्रश्न सही नहीं होते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वो पढ़ते समय फिर पढ़ते क्यों नहीं है, बाँस के क्यों चले जाते हैं। तो पढ़ना गहनता के साथ, हृदयंगम करते हुए, एक्टिव होने के साथ साथ उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहली प्राकृत है, दूसरी प्राकृत है, ये तीसरी अपभ्रंश है। मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी नहीं है, यही प्रश्न आ सकता। तो 3 ही ऑप्शन आ जाएंगे, एक संस्कृत आ जाएगा। खैर अपने आगे बढ़ते हैं, ये बातें अपनी बाद में भी करेंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात हम करेंगे। नया पेज एक ले लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। जब प्राकृत आई, पाली तक हम भेद नहीं पढ़ते, हम आगे जब भाषाओं को पढ़ेंगे तो वैदिक संस्कृत का हमें कोई भेद नहीं मिलता, वैदिक ही पढ़ते हैं। लौकिक के भी हम भेद नहीं करते। पाली में हालांकि कुछ भाषा वैज्ञानिक थोड़े थोड़े भेद बताते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्राकृत तक आते आते हम भेद विकसित करने लग जाते हैं। आपने सुना होगा शोरशनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। ये नाम असल में किसके आधार पे हैं? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्राकृत के आते समय भारत देश के अंदर जनपदों का विकास होने लगा था। आप जीके में पढ़ते होंगे सूरसेन जनपद, मत्स्य जनपद, मगध आदि, है ना, कौशल जनपद और कई कई
महाजनपद भी थे। तो आपने जनपदों का विकास पढ़ा होगा। एक गौर करने की बात है, जब आप भाषा पढ़ें तो भूगोल को भी थोड़ा समझें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भाषा पढ़े तो भारत के नक्शे को साथ में रखें, क्योंकि भाषा का भूगोल से सीधा संबंध है। आप किसी भी भाषा का नाम देख लो, शौरसेनी सूरसेन जनपद से संबंधित है, राजस्थानी राजस्थान से संबंध है, ब्रज ब्रज क्षेत्र से संबंध है, हरियाणवी हरियाणा से संबंध है। मतलब खड़ी बोली एक अलग नाम है, हालांकि उसका भी एक नाम कोरवी है जो कुरु जनपद से संबंधित है। तो प्रत्येक बोली प्रत्येक भाषा का नाम है, वो उस भूगोल की स्थानीय भूगोल के। पंजाब की भाषा को पंजाबी कहा जाता है और गुजरात की भाषा को गुजराती कहा जाता है। तो अगर आपको आइडिया कि गुजरात इधर है, तो आपको यह भी आइडिया हो जाएगा गुजराती इधर बोली जाती है। जब मैं कहता हूँ पूर्वी भाषाएं, तो हम कहते हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मगही मैथिली भोजपुरी, ये पूर्वी भाषाएं। तो ये दिमाग में आती देखना चाहिए कि भोजपुर बिहार में पड़ता है, मिथिला वो बंगाल और बिहार की बॉर्डर पे पड़ता है, अवधी अयोध्या में पड़ता है और छत्तीसगढ़ इधर पड़ता है। ये सब पूर्वी भाषाएं। जब हम कहते हैं राजस्थानी खड़ी बोली हरियाणवी ब्रज, तो ये सब पश्चिमी भाषाएं। तो थोड़ा सा अगर भूगोल का हमें ध्यान है और भूगोल देखना चाहिए भाषा पढ़ते समय। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जब विकसित हुई तो अपभ्रंश के अनेक भेदों से विकसित हुई, और ये भेद प्राकृत के समय से ही बनने लगे थे। प्राकृत के तो हालांकि मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं, लेकिन अपभ्रंश तक आते आते 7 भेद हुए। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ लगभग 1000 ईस्वी। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिख सकते हैं। डायग्राम आपका कंटिन्यू चल रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक ही पेज पे बनाइए, बड़ा पेज लेके डबल पेज ले सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास है वो अपभ्रंश से हुआ और लगभग 1000 ईस्वी से हुआ। इस समय अपभ्रंश के लगभग 7 भेद माने जाते थे, और ये 7 भेद असल में जनपद के हिसाब से थे। जिसमें से हम बात करें तो शौरसेनी जो सूरसेन के आसपास की भाषा थी, और शौरसेनी से ये असल में जो नाम लिख रहे हैं हम शौरसेनी, ये तो 1000 से पहले की चीज़ें हैं सारी की सारी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, 1000 से पहले ये सारे रूप विकसित हो चुके थे। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, आप साथ में लिख लें, पेशाची, राचड़, महाराष्ट्री, और खस। 7 भेद हमने अपभ्रंश के लिखे। सभी भेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री और खस ये 1000 ईस्वी से पहले पहले अपभ्रंश में विकसित हो चुके। अब इसके नीचे जो हम लिखेंगे, वो 1000 के बाद की भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं का विकास 1000 के बाद हुआ है। 1000 मोटा मोटा पैमाना है। यहाँ पूंछ ही ना पकड़ दिए बात की 1000 से बिल्कुल जस्ट। कोई भाषा का विकास जस्ट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। शौरसेनी से जो भाषाएं विकसित हुई के नाम इस तरह से हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। यहां से सीधे प्रश्न आते हैं। अगर बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, सेकंड ग्रेड में ऐसा होता है, कई बार बहुत सीधे प्रश्न आते हैं। तो ये जो डायग्राम हम बन रहा है और पूरा डायग्राम जब खत्म होगा तो वहां से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आता है। यानी आज की जो क्लास है, आगे की क्लासों में हम इसको डिटेल से समझेंगे। हम जो डायग्राम में लिख रहे हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव में आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ों को लिखित में पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से भी हमेशा किसी भी परीक्षा, कोई परीक्षा खाली नहीं जाएगी इस एक क्लास से। इस डायग्राम से 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं। सीधा प्रश्न आता है कि शौरसेनी से कौन कौन सी का विकास हुआ, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। मागधी से असमिया, उड़िया, बांग्ला,
बिहारी, इनका विकास मागधी से हुआ। कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? नीचे, हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। तो असमिया, उड़िया, बांग्ला, बिहारी, इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। ये सब 1000 की भाषाएं हैं और ये सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आधुनिक नहीं है। शोर सैनी, मागधी, अर्ध मागधी, पेशाची, ब्राचट, महाराष्ट्री, खस, ये आधुनिक नहीं है। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। असल में ये सारे अपभ्रंश के भेद है। मैं बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। कई बार हो सकता है किसी बालक या बालिका को अच्छा ज्ञान हो तो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे। गुरु जी आप मान के बताना ये बात, मान के आवा कौन, ठीक है अच्छी बात आवा तो, लेकिन अपने आप को कहीं बहुत सामान्य बातें बतानी पड़ती है। मुझे लगता है कि बहुत पहली बार जो बच्चे बीएड कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, और जो बच्चे 2-3 साल से 10 साल से परीक्षा दे रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी आधुनिक भाषा का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी आधुनिक भाषा का विकास हुआ। पेशाची से 2 भाषाएं मानी जाती है, पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और लहंदा, लहंदा है ये, दवात है, लहंगा मत लिखना कोई। लहंदा। प्राचट से सिंधी का विकास होता है। महाराष्ट्री से मराठी का, और खस से पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है। ऐसे में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप रोक के बना सकते हैं, स्पीड कम करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि ऐसी भाषा जिसके स्रोत का हमें मालूम नहीं हो। हमें हिंदी की उत्पत्ति का मालूम है कि शोर सैनी से विकास हुआ, ठीक क्या है वो तो हम आगे देखेंगे। शोर सैनी किसकी भाषा है? अपभ्रंश की भाषा। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। प्राकृत से पहले कौन थी? पाली थी। पाली तो जन भाषा थी, लेकिन उससे पहले कौन सी भाषा रही होगी? लौकिक। और लौकिक से पहले कौन सी? वैदिक। वैदिक से पहले हमें मालूम नहीं। तो वैदिक क्या है? मूल भाषा। ऐसे सब जगह चले होंगे तार नीचे से ऊपर तक, और पाया गया होगा कि एक जगह जाकर हम रुक जाते हैं जहां हमें भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में और ज्ञान नहीं है, जहां हमारी सीमा है वो तय हो जाती है। तो ऐसी भाषाओं को मूल भाषा कहते हैं। संसार की समस्त मूल भाषाओं को कई भाषा परिवारों में बांटा गया है। भाषा परिवारों में बांटने के अलग अलग आधार हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण भी है, पारिवारिक वर्गीकरण भी है। मैं वहाँ डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाषा विज्ञान आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा है, भाषा विज्ञान अलग है और हिंदी भाषा अलग है। तो कुल मिला के हमने एक आधार माना कि भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि 9 भाषा परिवारों में संसार की समस्त मूल भाषाएं बांटी जाती है। लेकिन सब सारे 9 परिवारों का संबंध भारत से नहीं है। भारत से संबंध केवल 4 परिवारों का है, जिसकी हमने बात की थी। भारोपीय, शायद वो यहीं पढ़ा होगा कहीं। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अच्छा, यहाँ से भी आप बात देख सकते हैं। कोई मोटे मोटे पूछे, अच्छा ये जो डेटा मैंने बताया कि भारोपीय परिवार की भाषाएं यहाँ कितनी बोली जाती है? 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं हिंदुस्तान में। कोई ये प्रश्न पूछे न पूछे, और ये आंकड़ा सही है या नहीं मुझे तो इसी में डाउट है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि लगभग 75% लोग, यानी अधिकतर लोग कौन से परिवार की भाषाएं बोलते हैं? भारोपीय की बोलते हैं। और 2 भाषा परिवार में पूरे देश की भाषाएं सिमट जाती है। ये तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो 4 भाषा परिवारों की भारत में बोली जाती है। 4 भाषा परिवारों की भाषा बोलने वाले लोग इस देश में रहते हैं। उसमें से हिंदी का संबंध कौन से है? भारोपीय से संबंध है। भारोपीय में भारत और यूरोप 2 शब्द हैं। मैं यहाँ इस क्लास को समाप्त करूँगा, अगली क्लास में हम हिंदी तक फिर से पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि 2 क्लास में इसको समेट देना चाहिए, इसलिए मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ। भारोपीय शब्द में 2 शब्द हैं, भारत और यूरोप। भारत के साथ ईरान को बनाए रखना है, क्योंकि एक प्राय रूप से यहाँ की भाषा बहुत ज़्यादा मिलती है। एक पारसियों का ग्रंथ है, मैंने अभी नाम लिया था, जैन अवेस्ता बोलते हैं उसको। उसकी भाषा संस्कृत से इतनी मिलती है कि लोगों को आश्चर्य होता है कि लगता है कि जैसे एक ही भाषा। एक टेबल दी है, मैंने कहीं किताब में पढ़ी, एक सारणी दी गई है अवेस्ता के शब्दों की, और इधर वेदों में जो शब्द मिलते हैं उनकी, तो बहुत एक प्रकार से सिमिलरिटी और समानता देखने को मिलती है। तो ईरान को साथ रखना है। तो भारोपीय में भारत और ईरान की भाषाएं और यूरोप की भाषाएं।
इसके हिसाब से 2 वर्ग बने। भारत और ईरान की भाषाओं को कहा गया शतम वर्ग में रखा गया, लगभग 100 भाषाओं का समूह है। और यूरोप की लगभग 100 भाषाओं का कैंतुम में रखा गया। शतम इसलिए क्योंकि यहाँ सैकड़े को 100 को शत कहते हैं। कैंतुम इसलिए क्योंकि यूरोप में 100 को सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी से कैंतुम शब्द बना है। ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द होगा। कैंतुम का हमसे संबंध नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हम छोड़ते जा रहे हैं, है ना, हम नीचे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिर शतम में 4 भाग हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अल्बानी, आर्मीनी। मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा संबंध भारत ईरानी से। इसलिए भारत ईरानी में भारत और ईरान में बोली जाने वाली भाषा, भारत ईरानी को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। ये सारे जो भाग हो रहे हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो रहे हैं। आप गौर करने की बात है, बहुत बारीक से बारीक बात पूछी जा सकती है। तो जब पढ़ ही रहे हैं और जब लिख ही रहे हैं तो लिखी हुई बात को तो बारीक से बारीक समझ लिया जाए। उसे लिखे हुए में से एक किताब है मान लो 100 पेज की, और 2 विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे तो दोनों को प्रश्न करने का लेवल अलग अलग होगा। उसका कारण यह है कि वह उसी शब्द को एक विद्यार्थी एक स्तर पे समझता है और दूसरा उससे गहरे तक समझ लेता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वर्गीकरण चल रहा है ये तो भौगोलिक के हिसाब से चल रहा है। पहले एक बड़ा क्षेत्रफल था, भारत और यूरोप, फिर हमने उसको हटाया, भारत ईरान और यूरोप। ठीक है, फिर शतम और कैंतुम में काटा उसको, फिर शतम को हमने काटा, ईरानी, भारत ईरानी, अल्बानी, आर्मीनी, जो भी है। ये भौगोलिक वर्गीकरण चल रहा है। भारत ईरानी भी एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, जिसको मैं अगर यूं कहूं, इसको ऐसे बनाऊं, तो ये जो क्षेत्र है ये ईरानी भाषाओं का है, ये जो ऊपर का क्षेत्र है वो दर्द का है, और ये जो क्षेत्र है वो भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्र है। भूगोल से बड़ा सीधा संबंध है भाषाओं का। मुझे थोड़ी सी भूगोल में रुचि कम है, इसलिए मैं नक्शे को नहीं ठीक से समझ पाता, लेकिन मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूँ और मुझे चीज़ें समझ में आती है। अगर आप भी भारत के नक्शे को देखें तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ईरान और अफगानिस्तान की भाषाएं हैं। दर्द का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे पर्वत है तो पामीर और पामीर का जो पश्चिमी हिस्सा और कश्मीर से ऊपर का हिस्सा है वो दर्द भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है। हमें जो ज़्यादा संबंध लेना है वो भारतीय आर्य भाषाओं से। भारतीय आर्य भाषाओं को भूगोल के हिसाब से नहीं, काल के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं, समय के हिसाब से, पुरानी को पुरानी, नई को नई, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे प्राचीन भाषाएं, क्योंकि हम 2 भाषाओं को एक वर्ग में इसलिए रखते हैं क्योंकि दोनों आपस में मिलती जुलती है। 3 भाषाओं को हम एक वर्ग में इसलिए रखते हैं क्योंकि तीनों आपस में अलग नेचर की है और इन दोनों से भिन्न है। भिन्न नहीं होती तो हम नाम क्यों देते हैं? एक बात यह भी है, ये नाम देने का चलन भारत में ही है। चीन में बहुत पुरानी भी चीनी है और आज भी चीनी है। भारत में पुरानी वैदिक है, फिर लौकिक है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अभ्रस है। हम बहुत मनुष्य की धरती है, बड़े ऋषि मुनियों की धरती है। अभी भी विद्वानों की कमी नहीं है। ढूंढ ढूंढ के ऐसे हमने, रीट के विद्यार्थी वो भी पीएचडी कर लेते हैं। तो बहुत हमने ढूंढ ढूंढ के ऐसा वर्गीकरण, आदमी क्या करता है अपनी जाल को उलझा कर और गहरा कर देता है, फिर बाद में उसको सुलझा के खुश होता है। सुलझा लिया तो पहले उलझाया किसने था? तो मैंने तो उलझाया था। तो असल में ये उलझा हुआ जाल है। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है, वैदिक भाषा को प्राचीनतम हिंदी कहा जा सकता है। ये मैंने पढ़ा है। बहुत गहरे में कोई इंटरव्यू हो, कोई अच्छी परीक्षा हो, कोई पूछे तो पूछे बात, वैदिक भाषा को प्राचीनतम हिंदी कहा जा सकता है अगर हम नाम नहीं बदले। जैसे चीनी का नाम आज भी चीनी है, 1000 वर्ष पहले भी चीनी था। तो अगर हिंदी का नाम भी अगर हम नहीं बदलें और चले ऊपर, आज की हिंदी, 1000 साल पहले की हिंदी, 3000 साल पहले की हिंदी, तो फिर ये है 4000 साल पहले की हिंदी, तो यही होगी ना। नाम क्यों बदले? लेकिन हमने बदल रखे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और नाम बदलने के पीछे ये भी है कि इनकी नेचर, इनकी जो भाषा की विशेषताएं वो अलग अलग है, अलग अलग रूप से ये विकसित हुई। तो ये जो विभाजन है वो काल या समय के हिसाब से, इसलिए इनके लिखा है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन में 2 हैं, मध्यकालीन में 3 है और आधुनिक में, असल में अपभ्रंश के 7 भेदों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के आधुनिक आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, असमिया, उड़िया, बांग्ला, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, लहंदा, मराठी, पहाड़ी, सिंधी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती। ये वर्गीकरण है। तो क्या हिंदी, ये सब हिंदी है?
यहाँ एक थोड़ी सी समस्या आएगी। इन भाषाओं को हम जब बांटेंगे, आगे हम अगले वीडियो में इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, इनको बांटने के अलग अलग आधार हैं। कोई कहता है पश्चिमी भाषाएं, पूर्वी भाषाएं, कोरियन भाषाएं, इनको बांटने के अलग अलग आधार हैं। अगला वीडियो में आपको मिक्स पढ़ाऊंगा जिसमें पीपीटी और ये डायग्राम साथ में चलेगा, उस हिसाब से अपने बात करेंगे। लेकिन हम अभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक पहुँचे हैं, हिंदी तक नहीं पहुँचे हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।